नहाए धोए के क्या हुआ जब मन हाँ 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 ठीक है। हर बार कबीर के दोहे में हर परेशानी का हल नहीं मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे कपड़ों से ये मैल नहीं निकल जाएगा। कहाँ से लाते हो इतनी मैल? अरे कहने के लिए कंपनी के मैनेजर हो, पर क्या कैबिन से निकल के सीधे मजदूरी करने जाते हो? 6 साल की उम्र और अम्मा के कहे हुए ये शब्द मुझे ज़बानी याद हो गए थे। क्योंकि ऐसे नहीं कि अम्मा इन्हें बहुत खूबसूरती से कहती थी, लेकिन जब कोई चीज़ आप हर तीसरे दिन सुन लें तो आपको वो ज़बानी याद हो जाती है। हर तीसरे दिन पिताजी 3, 4 या 5 घंटे देरी से आते और अपनी मैली कमीज को चुपचाप उतार के वॉशरूम के हैंगर में रखकर अपने बेडरूम वाले कमरे में चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह जाते और जैसे ही डायरी खोलते तब तक अम्मा पहुंच जाती वॉशरूम में और आकाशवाणी गूंजती और शुरू होती 1 घंटे की गीतमाला। और पिताजी उस पहलवान की तरह जो अभी अभी नीचे गिरा है पर हाथ मिलाने जा रहा है कहते कि अच्छा अगर चाहो तो तुम मत धोना, तुम्हारी सबसे बड़ी मदद ही यही है कि तुम कुछ मदद ना करो। पर ये मैल आता कहाँ से है? इतना मैल तुम लाते कहाँ से हो? पिताजी ने ना जवाब उस दिन दिया ना आज तक। पर मुझे बड़ी चिढ़ मचती, क्योंकि अम्मा के गुस्सा होने का मतलब था कि ना मैं खेलने जा पाऊंगा, ना किसी को घर बुला पाऊंगा, या जो खाने की भी चीज़ है वो मांग नहीं सकता। तो हम तंग आकर पहुंच गए पिताजी कमरे में। मतलब देखो यार, ये तुम ठीक नहीं करते, हर बार क्या कपड़े मैले करके आते हो? मैं बच्चा हूँ, मेरे कपड़े मैले नहीं होते, और तुम्हें देखो हर रोज मैले कपड़े, क्या है ये? और हर बार डायरी में क्या लिखते हो? ये क्या बातें हैं? पिताजी ने डायरी बंद करते हुए कबीर का वही दोहा कहा कि नहाए धोए के क्या हुआ जब मन मैला रह जाए। तो बेटा, मन का मैल निकालते हुए अगर तन और तन के कपड़े मैले हो जाएं तो होने दो। मुझे कई सालों बाद लगा कि दाग अच्छे हैं, इसका इजाद मेरे पिताजी ने किया था शायद। लेकिन बॉलीवुड ने मुझे बता दिया था कि ये शायद लव स्टोरी थी। यानी कि वो लव स्टोरी, वो प्रेम कहानी जहां पर हीरो जानबूझ के गलतियां करता है ताकि प्रेमिका उससे बात करे। शायद क्योंकि हमारे घर में जब कोई बात नहीं होती तो इसी बात से बात शुरू होती कि कपड़े मैले क्यों हैं। तो शायद इन दोनों का जब झगड़ा होता होगा तब पिताजी हर रोज ऑफिस से जाके कहीं लेट वेट जाते होंगे ताकि अम्मा उनसे झगड़े और इसी बहाने बात शुरू हो। मुझे लगा 10-15 साल बाद जब ऐसी महफिल होगी, मुझे सुनने वाले लोग होंगे, तो मैं उन्हें बताऊंगा एक मिडिल क्लास लेजेंड लव स्टोरी कैसी होती है। खैर, तब तक तो कई साल गुजरे और इस टेली सीरीज के कई रिपीटेड टेलीकास्ट में हर रोज देख रहा था। और एक वो भी वक्त आया जब इस शो पे पर्दा गिरने का वक्त आ गया। पिताजी आखिरी दिनों में थे, लेकिन तब तक उन्होंने मुझे इतना प्रैक्टिकल बना दिया था, इतना कि उनके बिस्तर के बगल में बैठकर कई बार उनका नाम लेते हुए उनसे कहता कि और मिस्टर तिवारी, जिंदगी भर तो बहुत कुछ सिखाया, अब क्या जाते जाते कुछ आखिरी शब्द नहीं बोलोगे? अरे यार देख, अब कुछ बोलने की ताकत तो है नहीं, पर जिंदगी में जो भी कुछ सीखा ना उस डायरी में लिख दिया है, जो अलमारी में कहीं है, कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, सब वैसे ही सीख जाएगा। और पढ़ने का ही वक्त बचा, क्योंकि फिर वो भी दिन आया जब माफ़ी मांगते हुए डॉक्टर ने कंधे पे हाथ रखा, कहा कि तुमने कोशिश तो बहुत की। और मैंने कोशिश ही की, क्योंकि उस दिन के बाद या उस दिन जो भी कुछ हुआ वो मैंने किया ही नहीं, उनके चाहने वालों ने किया। हर कोई अपने घर से निकलकर ऐसे वहां पर आ गया था जैसे उनके अपने घर का कोई शख्स उन्हें छोड़ के चला गया हो। कहने के लिए तो इकलौता बेटा मैं था, पर इकलौते बेटे वाली कोई जिम्मेदारी मैंने नहीं निभाई। पापा के जिस्म को सफ़ेद लिबास में डालना, उन्हें घर ले जाना, उनके जिस्म को नहलाना, अर्थी बांधना, जनाजे को उठाना, कांधा देना, वहाँ तक पहुँचना, ये शायद मैंने किया ही नहीं, मुझे किसी ने करने ही नहीं दिया। कौन क्या कर रहा था मुझे सब याद था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। जब घर वापस लौटा और अम्मा को पिताजी की मैली कमीज़ के साथ रोते हुए देखा तो लगा, और जब अम्मा ने ये कहा कि अब मैं किसकी मैली कमीज़ साफ़ करूँगी, तो मुझे लगा कि अब इस प्रेम अध्याय की आखिरी कथा का अंत हुआ। अब मुझे ये कहानी कहीं किसी डायरी में लिख लेनी चाहिए। इत्तेफाकन ढूंढते ढूंढते अलमारी में वही डायरी मिली जहां पापा अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा लिखते थे, और तब पता चला कि कहानी कुछ और थी, किस्सा कुछ और ही था। मेरे पिताजी किसान के बेटे थे, हमारे दादाजी खेती वगैरह करते थे, और पापा जो है दादाजी के साथ हर बार जब शाम को घर लौटते तो वहाँ की मिट्टी का जितना मैल लगा होता वो कभी उतारते ही नहीं। उन्हें लगता था कि ये उनके मेहनत का सिला है, वो मेहनत जिसके ज़रिए बहुत सारे लोग खाना खाएंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा। जब शहर आए तो पढ़े लिखे थे, तो नौकरी की ज़्यादा जद्दोजहद तो नहीं हुई, अच्छे खासे सुपरवाइज़र बन गया, मैनेजर वाला कैबिन मिल गया, पर मन में एक मलाल रह गया कि अब मैल नहीं लगता, अब किसी की मदद नहीं हो पाती। तो अपने मन का यही मैल निकालने के लिए पिताजी हर दूसरे या तीसरे दिन निकल जाते उन लोगों की मदद करने जिनको मदद की ज़रूरत थी। 80 के दशक में उत्तर भारत से काफ़ी लोग बम्बई की तरफ आते और वो अलग अलग काम करते और वहाँ पहुँच जाते पिताजी। तो जब एक एक का किस्सा पढ़ा तब समझ में आया कि उस दिन जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था।
और कौन कौन सा काम क्यों कर रहा था। अब समझ में आया कि त्रिवेदी जी, जिनके लिए पिताजी ने किराए के मकान और उनके घर के गद्दे और बिस्तर का इंतज़ाम किया था, त्रिवेदी जी पापा की अर्थी को बिस्तर की तरह क्यों सजा रहे थे कि उनके दोस्त के आखिरी जनाजे में उतना ही आराम। अब समझ में आया कि यादव जी, जो उस समय छोटा कश्मीर में मिट्टी खोदने का काम करते हो, जहाँ पिताजी अपने कपड़ों की परवाह किए बिना खुद भी कुदाल लेकर काम करने लगते ताकि उनका काम जल्दी खत्म हो, वही आज पिताजी के महल को नहला क्यों रहे थे। अब समझ में आया कि मिश्रा जी, जो उस समय बैचलर थे, खाना बनाना नहीं जानते, और पिताजी वहाँ पहुँचकर खुद खाना बनाते, मिश्रा जी ने अगले 4 दिनों तक हमारे घर में खाना क्यों दिया था। या फिर वो यूनुस चाचा, जिनके लिए पूरे मोहल्ले से लड़कर चौराहे पर चाय की दुकान लगाई थी, वो मजहब की सारी बातें छोड़कर पिताजी के जनाजे को कांधा देने क्यों आ गए, ये कहते हुए कि मजहब की बात छोड़ो, ये आदमी बहुत अच्छा था। अब लगा कि शायद कोई इंसान गया नहीं है, मेरे हिस्से कोई विरासत छोड़कर चला गया है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दूसरे दिन आप अस्थियां बटोरने जाते हैं, तो मैं अकेले ही गया, पर समझ नहीं रहा था कि करूं क्या। तभी एक 22 साल का लड़का बिल्कुल मेरे पीछे आया और उसने कहा कि बाबूजी मैं मदद करता हूँ, अच्छा ये वाली उठाइए, ये वाली तो ले जानी है और ये वाली तो रखनी ही पड़ेगी। वो पापा जिन्हें मैं कभी गले नहीं लगा पाता था, अचानक से एक डब्बे के अंदर आ गए। जेब से 500 का नोट जैसे ही मैं निकालने गया, लड़के ने कहा नहीं 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 बाबूजी, पैसे नहीं चाहिए, क्या है ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ किसी को जानता नहीं, पर नौकरी करनी थी, आप नौकरी दिलवा सकते हैं क्या। मैं मुस्कुराया, मैं शमशान की 3 सीढ़ी नीचे उतरा और वहाँ मौजूद मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथों पर लगाया और थोड़ा सा कमीज़ पर, और डब्बे में बंद दयाशंकर तिवारी को देखते हुए कहा कि पिताजी अब जहाँ भी हो आराम से सो सकते हो, क्योंकि आज के बाद फिर तन मैला होगा, मन नहीं। You just saw this video. If you like it, then you must share it. You should also physically like it, and you should subscribe to the channel. And if you really, really like it, then tap the bell icon and we'll tell you when we are putting up with the next video.